गाइडलाइंस आई है यूजीसी की, ये बहुत सिंपली इनका एक ही एम है, टू स्टॉप द डिस्क्रिमिनेशन। और स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन जो करना है उसके लिए क्या करना है? पहला तो आपने खुद एक पॉइंट उठाया, ओबीसी की इंक्लूजन, ये किया गया। दूसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, ईओसी क्रिएट किए गए। जो ईओसी क्रिएट करना है उसका मकसद यही है कि कंप्लेंट रिसीव करेगा और जहां जहां हंडा साहब एक मिनट रिकमेंडेशन नहीं, हंडा साहब जो देखिए, ये इस पूरे कानून को कोई खराब नहीं कह रहा, इस पे 2-3 पॉइंट जो रेज किए जा रहे हैं, मैं उस पे आप उस पे जवाब दीजिए, फिर मेरे साथ अभी 2 और मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं आ रहा हूं, मुन्ना इंट्रोड्यूस सर, मुझे 10 सेकंड दीजिए ना। असल में एक कानून है क्या सर? एक मिनट, मुन्ना खान साहब हमारे साथ जुड़े, इंट्रोड्यूस तो कर दो। अरे इंट्रोड्यूस कर दो, मैं आता हूं सर, एक मिनट रुकिए। अरे एक मिनट रुकिए, मुन्ना खान हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं, नमस्कार। आम आदमी पार्टी के नेता भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, विष्णु पांडे जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अब सर मैं आपके पास आता हूं, होंडा जी, 2 पॉइंट है जिसको पर सबसे ज्यादा आपत्ति है। पहली आपत्ति की जो कंप्लेनेंट है, अगर उसने झूठी कंप्लेंट की, जांच में पता चल गया कि उसने झूठा कंप्लेंट किया, तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, ये इस पर एक आपत्ति है। दूसरी आपत्ति, जो जांच कमेटी बैठेगी, उस जांच कमेटी में कोई भी सामान्य वर्कर नहीं होगा। ये 2 आपत्तियां, इस पर आपको जवाब दे दीजिए। जी, पहली जो आपत्ति आपने बताई, देखिए पहले तो हम एक बात समझ लें कि कोई भी रूल आता है वो सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट होता है। पहले भी ऐसे कई बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई अमेंडमेंट्स उसमें अपनी गाइडलाइंस दिया है और गवर्नमेंट ने उसको अबाइड किया है। लेकिन यहां ध्यान देने की बात क्या है, जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाई हुई सरकार के द्वारा कोई भी रूल लाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसमें अमेंडमेंट देता है, तो हम छाती पीटना शुरू नहीं कर देते, हम हाय हाय करना शुरू नहीं कर देते, हम सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा नहीं कर देते। डेमोक्रेसी खतरे में है कहने वाले जो सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठाते थे, शायद आज वो इस बात को मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है बीजेपी की बंद मैना बंद तोता, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है। जो देश के बाहर जाके कहते थे कि हमारी न्यायिक संवैधानिक प्रक्रिया कॉम्प्रोमाइज है, कम से कम आज उनकी बोलती बंद हो गई, नंबर 1। दूसरी बात, एक बात समझिएगा, जब ये कहते हैं कि किसी ने इल्जाम लगाया और वो इल्जाम लगाने वाले के अगेंस्ट आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, भले वो झूठा है वो सच्चा है, ये अमेंडमेंट हो सकती है जो सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया, और इसको अमेंडमेंट हम करके दोबारा लेके आ जाएंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या है? हाँ। इसमें कोई बड़ा छोटा जीत हार की बात नहीं सर, वही बात है ना हंडा जी, नहीं हंडा जी, लेकिन यहाँ एक बात और समझने की है, ये जो बवाल हो रहा है इसी 2 पॉइंट पे हो रहा है ना। अगर ये पहले ही दुरुस्त होके आता तो अमेंडमेंट की बात ही नहीं होती, इतना बवाल नहीं होता। मसला बस वही 2-3 पॉइंट का है। अभी तो इसमें और बहुत कमियां निकाली जाएंगी और बहुत कमियां निकाली जा रही हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये यहाँ पे ये कहना कि जो स्वर्ण है वो उनके साथ अन्याय हो गया, जो स्वर्ण है उनको अब ऐसे बांट रहे हैं, उनको चलिए ठीक है सर, मैं आता हूं सर, हंडा जी आपके पास आता हूं। डॉक्टर साहब आपके पास आता हूं। विष्णु पांडे जी का मैं रुख करूंगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विष्णु जी, आपने सुना जो बीजेपी के नेता ने कहा, आप कितना उससे सहमत है, कितना इत्तेफाक रखते हैं? सवाल नहीं पूछूंगा, सीधे उन्हीं के पॉइंट पे आ जाता हूं। धर्मराज जी, देखिए सबसे पहले समझिए कि यूजीसी का जो ये ड्राफ्ट आया था और जो कोर्ट ने स्टे दिया, यूजीसी में टोटल 29 मेंबर थे, 17 मेंबर तो बीजेपी के थे जी। पहली बात जो कमेटी थी, और ये लोगों के बीच आज की डेट में ये भ्रम पैदा करना चाहते हैं। देखिए ये हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले बीजेपी ने धर्म के बेस में लोगों को बांटा, भाषा के लोगों में उस पर बांटा, और अब लोगों को नहीं, जो यूथ जनरेशन है उसको एक जात के लेवल में बांटना चाहते हैं। और ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि आज ये यूथ ये समझ चुका है और ये उनसे सवाल पूछने के लिए खड़ा हो रहा है। अब आप एक चीज सोचिए, अगर हम जनरेशन को मुद्दों से भटका देंगे तो कौन सवाल उठाएगा? उत्तर प्रदेश में 2014 जब से केंद्र सरकार बीजेपी की है, 2014 से लेके 2024 तक सर 10 साल में 89,400 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुके हैं। ये मुद्दा कौन उठाएगा? यूथ को मुद्दे से भटकाना, हॉस्पिटल्स की हालत को लेकर किस तरीके से देश में हालत मुद्दा है, डिस्क्रिमिनेशन को रोकना जो सुप्रीम मैं बता रहा हूँ, आप उसके ऊपर ही गाइडलाइंस आई है। अब कहां जा रहे हैं? आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि आपका जो यूथ हो, हम ये चाहते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, अच्छा जो लोग पीडीए की छाती पीटते थे, लेट मी कंप्लीट, बोल बोल के एक मिनट डॉक्टर साहब एक मिनट सुन तो लीजिए, उनको सुन तो लीजिए, डॉक्टर साहब उनको सुन तो लीजिए। नियम लेके आ रहे हैं, हाँ एक गलत क्या है? अरे मैं आता हूँ
मैं आता हूं, मैं एक उदाहरण में कंप्लीट कर ले विष्णु जी, फिर मैं आपके पास आता हूं। हाँ बोलिए विष्णु जी। देखिए क्या होता है कि जब भी आप जब भी किसी भी देश को अगर अच्छे लेवल परफॉर्म करना है या उसको उस पर ध्यान विकास करना है, तो और उसको अगर बर्बाद करना हो, एजुकेशन सिस्टम को आप हिट कर दीजिए। जब इनकी खुद की कमेटी के मेंबर 17 बंदे हैं, ठीक है, करण भूषण जी उस कमेटी के मेंबर हैं। गलत दिशा में जाएगी, क्योंकि आपके दर्शकों को यह पता ही नहीं है कि इस पर्टिकुलर रूल से क्या होने वाला है। तो अगर सर मेरी बात 2 मिनट सर मैं आता हूं, मैं आशीष जी देखिए विष्णु एक मिनट रुकिए, मैं आता हूं। आशीष जी मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 3-4 दिन से बीजेपी के 2-4 चेहरों को अगर छोड़ दें तो ये स्थिति थी सर कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई ना, उससे पहले आपके नेता लोग बोलने को तैयार नहीं थे इस मामले पे। आज रोक लगी है तो बोल रहे हैं, 2-3 दिन से कोई आ नहीं रहा था, ये भी फैक्ट है, मुझे पता है मुझे पता है जन्नत की हकीकत। तो अभी जब रोक लग गई तो आप लोग बोल रहे हैं, मुझे पता है, तो उतना ही बोल पाइए जितना मैं बोल पाऊं, आप भी उतना ही बोलिए जितना बोल पाए। नहीं कर सकता, आपने हमें निमंत्रण दिया, हमने आपका निमंत्रण, अरे आज आपने दिया ना, हम तो पिछले 5 दिन से निमंत्रण दे रहे हैं मालिक। बताएंगे कि ये एक्ट है क्या। हाँ मैं सर इसीलिए तो और भी लोग हैं ना, सबको सुन लेंगे। हाँ बोलिए विष्णु जी बताइए। धर्मराज जी आज यूथ पूछना चाहता है इनसे कि 90 रुपए कैसे पहुंच गया $1। आप किस तरीके से मुद्दों को भटका रहे हैं। अरे वो छोड़िए ना विष्णु जी, आप मैं दाएं बाएं मत होइए। अरे आप उनको खुद सेफ पैसेज मत दीजिए ना, उनसे अब एक मतलब स्पेसिफिक रहिए उसी यूजीसी और ये कानून पे रहिए, स्पेसिफिक रहिए। देखिए मैं ये इसलिए कह पा रहा हूं सर, अगर 29 मेंबर में से 17 मेंबर जो कमेटी में बीजेपी के थे और उसमें करण भूषण सिंह भी थे और उनके पिताजी बृजभूषण जी कुछ और कहते हैं, और उसी सदस्य कमेटी में करण भूषण जी भी हैं। जी तो ये ऐसा क्या हो रहा है देश में? मुझे धर्म करना क्या चाह रहे हो? धर्मराम जी मुझे बताने का मौका तो दीजिए, आप इसके अंदर इसकी गलतियां निकालिएगा, अपनी बात मौका भी रख लीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं विष्णु जी आता हूं। मुन्ना खान साहब बहुत देर से शांत है। मुन्ना जी अब आपके पास आता हूं सर। आखिरकार देखिए मैं कहता हूं सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति करते हैं। मैं बस ये समझना चाह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जिस ग्राउंड पर इसको जस्टिफाई करने, मैं भी मानता हूं कि गलत हो रहा है। और अगर पिछले 4-5-7 दिन से तो लगातार इस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं, आप जुड़ते रहे। मैंने जो भी बात कही कभी ऐसा नहीं कहा कि ये बिल्कुल गलत है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। 2-3 पॉइंट्स मेरे रहे हैं और उन्हीं पॉइंट्स पे मैंने सवाल पूछे हैं। और ना मैं कोई व्हाट्सएप से उठाया हुआ कोई ज्ञान है उठा के मैं यहाँ उड़ेल दे रहा हूं भाई। मैं लेमैन की बात कर रहा हूं, जो ग्राउंड वाला आदमी जो 2 लाइन से समझता है। ज्यादा बहुत ज्ञान वाला बात भी करूंगा तो लोग नहीं ले पाएंगे, तो ज्यादा और उतना ज्ञानी मैं भी नहीं हूं, आप लोगों से थोड़ा बहुत हासिल करता हूं। तो मेरा प्रश्न सीधे सीधे यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में कह रही है कि भाई अमेंडमेंट हो सकता है, तो मेरा प्रश्न यह है कि आज जो शहर विरोध प्रदर्शन पिछले 5-7 दिन से हो रहे हैं, कई सारे नेता, विधायक, सांसद ऑन रिकॉर्ड भी बोल गए, कुछ ऑफ रिकॉर्ड भी बोल गए। अगर ये अमेंडमेंट पहले से ही होकर आता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। आज ये खाई तो समझ में आ रहा है ना, सोशल मीडिया खोल के देखिए, जो SC ST OBC वाले हैं वो तलवार निकाले हैं, इधर जनरल वाले वो दूसरी तरफ तलवार निकालो। लगता है कि एक दूसरे को सामने खड़ा कर दो तो बस काटेंगे एक दूसरे को। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपका धर्मराज जी, लेकिन मैं पैनल में बैठे सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि शांतिपूर्वक, मैंने आपको सुना, आप भी शांतिपूर्वक सुने। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ऐसी है कि औरंगजेब को कहते हैं कि वो सबसे बुरा था, अत्याचार हिंदुओं पे किया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि परशुराम जी कौन थे? परशुराम जी के लिए क्या कहेंगे? सवाल ये नहीं है, सवाल जो अंग्रेजों की नीति थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी अपनाया है। लगातार आजादी के बाद जनसंघ का काम था और 1980 के बाद वो काम बजाबता भारतीय जनता पार्टी ने संभाले हुआ है। आप देखिए जिस तरीके की विचारधारा देश में पिरोया गया है, देश में दिया गया है, देश में पहुंचाया गया है, हर घर में RSS के लोगों ने जो पहुंचाया है। पहले तो इसने जहरीली विचारधारा फैला दी, उसके बाद इन्होंने वो जहरीली तलवार घरों में भिजवाई, ताकि आप समझिए कि देश को सुखी संपन्न देखना नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी। मैं ये कह रहा हूं कि आखिर स्वर्ण में, OBC में, SC में, ST में
ये झगड़ा लगाने का काम, विवाद फैलाने का काम, दोनों के जहन में जो आज विरोध पैदा हुआ है, ये काम कर कौन रहा है? बखूबी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं ये कह रहा हूं, आप नारा देते सबका साथ सबका विकास, उसके बाद आप जातियों में बांटते हैं, कभी हिंदू को मुसलमान में, कभी हिंदू को सिख में, कभी स्वर्ण को दलित में, कभी ओबीसी को एससी में। क्या है ये? सवाल ये है कि इसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं स्वार्थ छिपा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए उन्होंने ये कानून लाने की कोशिश की है और इस तरीके से चाहती है कि स्वर्ण तो 4% है, वो वोट दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह ओबीसी को, दलित को, एससी को, एसटी को इकट्ठा कर करके तीसरे टर्म की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाए और चौथे टर्म की सरकार केंद्र में बन जाए। आप समझिए इनके रणनीति को। ये शाह और शहंशाह की रणनीति है। ये हमेशा से बिफोर 5 साल की सोच के चलती। आप दंगे हो जैसे अग्निवीर में लगभग 250 से पौने 300 हमारे बच्चे मारे गए, सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। चाहे किसान आंदोलन का मसला हो, जहाँ 750 किसानों ने आत्महत्या की, जहाँ पे शहीद हो गए। चलिए डॉक्टर आशीष, ठीक है डॉक्टर आशीष आंडा को, ठीक है, आप लोगों की बात पर डॉक्टर आशीष आंडा को रिएक्ट करना है। सर आप पॉइंट, आपको मैं 2 मिनट देता हूं, कोई 2 मिनट कुछ नहीं बोलेगा, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। जी बहुत बहुत आभार आपका, क्योंकि आपने देखा होगा विष्णु जी हो, मुन्ना जी हो, निरंजन जी हो, सब इसकी बखियां उधेड़ने में लगे हैं। सिर्फ मैं ही इसको डिफेंड कर रहा हूं, तो मुझे प्रोपोर्शनेट टाइम मिलना जायज है। जो आपने दिया, आपका आभार। देखिएगा, मैं आपके दर्शकों को पहले बता दूं कि इसकी जरूरत क्यों थी, मैंने बता दिया। अब आप ये बात समझिएगा कि ये जो यूजीसी एक्ट 2026 आया है, ये एक सिस्टम को फिक्स करने की नीयत से आया है, जहां पे डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाए। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें एतराज होगा। जो लोग पीडीए के नाम पे छाती पीटते हैं, आज हम उन्हीं पिछड़ों को, दलित को अगर हम संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें उनको एतराज क्या होना चाहिए, ये मुझे नहीं पता। ये जो बांटने की बात कर रहे हैं, ये बांटने का काम किसी ने नहीं किया, ये इन्होंने ही किया है, जहां पे इन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि अब जो ऑर्डिनरी जनरल कैटेगरी है वो अब इससे मार खाएगा। क्यों मार खाएगा भैया? जनरल कैटेगरी को इससे कोई लेना देना नहीं है। जो पिछड़े हैं, जो पीछे छूटे हुए हैं, उनको समानता देने के लिए ये नियम लाया गया है। सारी चीजें हवा में हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर इसको प्रोटेक्शन नहीं मिली तो, अगर इसका मिसयूज हो गया तो, अरे भाई मिसयूज किसका नहीं हो सकता? आज एक डाउरी एक्ट आया, तो क्या उसका मिसयूज नहीं हो सकता? हमारे बीच हिमांशु जी बैठे हैं, क्या डाउरी एक्ट का मिसयूज नहीं होता? आप कोई भी एक्ट लेके आइए, कोई भी रूल बनाइए, कोई भी लॉ बनाइए, वो दो धारी तलवार होता है, यूज मिसयूज दोनों होता है। उसको रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी है, लेकिन यहां पे जो प्रावधान रखे गए, जब हमने ये कह दिया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी बनेंगे जो कंप्लेंट्स रिसीव करेंगे, तो क्या ये अच्छा है या बुरा है? जब हमने कह दिया कि इक्विटी कमेटी बनेगी जिसमें 10 मेंबर होंगे और 50% रिप्रेजेंटेशन मस्ट कर दी एससी, एसटी, ओबीसी, डिसेबिलिटी और वुमेन की, लेकिन 50%, 100% नहीं। जब हमने कह दिया इक्विटी स्क्वाड बनेंगे जो ऑन स्पॉट डिस्क्रिमिनेशन को चेक करेंगे, हमने 24/7 हेल्पलाइन ले आए, जहां पे पोर्टल पे भी कंप्लेंट कोई डाल सकता है और उसका नाम भी अगर वो चाहे तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हमने स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड कर दिया, 24 घंटे के अंदर कमेटी को मिलना पड़ेगा जब कोई कंप्लेंट आएगी, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट बना के देनी होगी, 7 दिन के अंदर जो कमेटी का चेयरपर्सन है, जो कि इंस्टीट्यूशन का हेड है, उसको एक्शन इनिशिएट करना होगा, 30 दिन के अंदर ऑम्बुड्समैन के पास रिड्रेसल के लिए जा सकता है और हर 6 महीने में कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। जब इतनी टाइट बाउंडेशंस हम लेके आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि अगर कहीं कोई यूनिवर्सिटी के अंदर ये हो रहा है तो हम यूजीसी के माध्यम से उसकी फंडिंग रोक सकें, उसकी डी-रिकॉग्नाइज कर सकें, उसके जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो रोक सकें और उसकी डिग्री को भी रिवोक कर सकें। ये स्ट्रिंजेंट लॉज क्यों लेके आए? ताकि हर यूनिवर्सिटी ये इंश्योर करे कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन अगर किसी जनरल कैटेगरी वाले को लगता है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो ये लॉ तो उसके लिए है ही नहीं। ये लॉ तो जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो माइनॉरिटी